अब इस टॉपिक पे 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं। मैं आपको एक प्यारी सी दिल की बात बताता हूँ, किसी को मत बताना, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। क्या है? क्योंकि अगर ये 2 दिल की बात तुम्हें पता है तो तुम चुटकियों में केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। हमें सिर्फ सीखना है, रटना नहीं है। मैंने सिर्फ इन 2 लोगों को याद किया है और इनको निकालना सीखा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपसे ये नहीं पूछता कि आपने क्या पढ़ा, वो ये पूछता है कि आपने क्या सीखा, और जो सीखा वो आप उस एग्ज़ाम के प्रेशर में किस तरीके से अप्लाई करते हो। ये भी भाई साहब बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ नाच रहा है, अलग स्टेप्स में नाच रहा है। उसने वनस्त्री को पकड़ा कानों से और पूछा कि भाई क्या है, तू बार बार भेस बदल के क्यों आ रहा है? वो बोला कि मैं तो भी पहली बार आया हूँ। हेलो इंडियाज फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेरियस एटॉमिक स्पीसीज। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना। क्या है सूचना? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डीपीपी की लिंक मिलेगी। उस डीपीपी में लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक जो भी हमने पढ़ा है उस पर किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल के सवाल मैंने उस डीपीपी में दे रखे हैं। आप उस डीपीपी को डाउनलोड करना, उसको सॉल्व करना, और इस डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेरियस एटॉमिक स्पेसिस। वेरियस एटॉमिक स्पेसिस, ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस टॉपिक पे कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं नीट या जेईई के अंदर। ठीक है, अब इस टॉपिक पे 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक तो आपको भैया कुछ आपके सामने कुछ लोग बिठा दिए जाएंगे और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा आइसोटॉप है, कौन सा आइसोडायफर्स है, कौन सा आइसोन्यूट्रॉनिक है और कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। पहला सवाल तो ये बन सकता है। दूसरा ये बनेगा कि भैया एक कमरे में सबको भर दिया आपने, बहुत सारे लोगों को बिठा दिया, बहुत सारे लोगों को बिठा दिया, और फिर आपने पूछा कि इसमें से जो भी आइसोटॉप है उनको सेपरेट करके निकाल दो, उनको सेपरेट करके निकालो। तो उनको सेपरेट कैसे करके निकाला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और तीसरा जो सवाल है वो ये पूछा जाता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह से डिसाइड की जाती है, या फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, किनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और किनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, या फिर किनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ओके, ठीक है। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को निकालने के लिए या उनका पता लगाने के लिए ना, मैं आपको एक प्यारी सी दिल की बात बताता हूँ। किसी को मत बताना, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। क्या है? सुनो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। क्या है दिल की बात? दिल की बात यह है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड्स ऑन जेड। जेड क्या है भैया? ये एटॉमिक नंबर है। कौन है? एटॉमिक नंबर। इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन ए। ए क्या है? एटॉमिक मास बोल दो, या मास नंबर बोल दो, या फिर हम इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 2 दिल की बात किसी को मत बताना, क्योंकि अगर ये 2 दिल की बात तुम्हें पता है
तो तुम चुटकियों में केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। भाई देखो, या तो तुम अलग अलग स्पीसीज के लिए ऐसे अलग अलग लाइन याद कर लो कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इस तरह से याद कर लो। या फिर ये दो दिल की बात याद कर लो और इन दिल की बात को यूज करते हुए हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक झटके में निकाल देंगे, टक से छू के वापस आ गया, उसी तरह से इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब इन्हीं दोनों दिल की बात के आधार पे हम सेकंड टाइप वाला सवाल, क्या कि कमरे में बहुत से लोग बैठे हैं, उसमें से आइसोटॉप्स को निकालना है, तो उसमें कैसे चेक किया जाता है? उनका चेक किया जाता है कि इनमें से जो भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी उसी मेथड से उनको सेपरेट किया जाएगा। मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उनको सेपरेट कैसे किया जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी से। मान लो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो हम उसको केमिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये भैया प्यारी सी दो दिल की बात याद कर लेना, समझ लेना, सीख लेना कैसे लगाना है। हो गया? हो गया, जल्दी से नोट कर लो क्योंकि ये होने वाला है गायब। ये हो गया गायब। नेक्स्ट है, हम टोटल 6 एटॉमिक स्पीसीज पढ़ने वाले, टोटल 6, जिसमें फर्स्ट है आइसोटॉप। हिंदी में बोला जाता है इसको समस्थानिक। क्या बोला जाता है? समस्थानिक। ठीक है, क्या है ये? सुनना, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have same Z और डिफरेंट A। आइसोटॉप कौन है? वो स्पीसीज जिसके लिए Z सेम हो और A डिफरेंट हो। Z कौन? एटॉमिक नंबर। A कौन? मास नंबर। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ये पढ़ी थी और हमने आपको ये बताया था कि इससे आप 3 तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कौन कौन सी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो भैया कभी कभी ये जेड और ए नहीं पूछता कि सेम है कि डिफरेंट है, वो दूसरे लोगों के बारे में पूछता है कि सेम है कि डिफरेंट है। कौन कौन? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। हम चेक करते हैं, लेकिन आपके लिए एक चीज सजेस्ट करूंगा मैं कि आपको सिर्फ ये 2 लोग याद करने हैं कि जेड सेम होता है और ए डिफरेंट होता है, बाकी हम निकालना सीख रहे हैं। हमें सिर्फ सीखना है, रटना नहीं है, हमें सिर्फ सीखना है। चीजों को मिनिमम से मिनिमम याद करना है और सीखना ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, चलिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मुझे एक चीज बताओ, जब हमने ये चीज पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के सेम होता है, नंबर के इक्वल होता है। तो जो जेड अगर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या रहेगा? सेम। एक और मैंने चीज बताई थी इसी के अंदर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी हम निकालते तो चेक करते कि चार्ज है कि न्यूट्रल है। हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। और न्यूट्रल में मैंने बोला था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चारों चीजें इसके अंदर सेम होती है। किसमें? आइसोटॉप में। एक चीज बच गई, वो है न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या था? न्यूट्रॉन होता है A माइनस जेड। मुझे एक चीज बताओ, जेड तो इसमें सेम है, लेकिन A डिफरेंट है, और इसके डिफरेंट होने की वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैंने इनको याद किया था? नहीं, मैंने सिर्फ इन दो लोगों को याद किया है और इनको निकालना सीखा है। तो जो मैंने किया है वो भी आपको करना है, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम चीजों को याद करना है और ज्यादा से ज्यादा सीखना है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे ये नहीं पूछता कि आपने क्या पढ़ा, वो ये पूछता है कि आपने क्या सीखा, और जो सीखा वो आप उस एग्जाम के प्रेशर में किस तरीके से अप्लाई करते हो, किस स्पीड से, किस एक्यूरेसी से और किस टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको आप अप्लाई करते हो, बस। ठीक है, तो हमें भी भाई देखो, एग्जाम में ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ यही पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे हमें। भाई जो एग्जामिनर चाहता है वही तो हमें देना पड़ेगा ना। ठीक है, ये हो गई इसकी कहानी। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो मैं जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ ना, सीखने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार सीख लिया ना तो सिर्फ एक बार नज़रों से निकालना होगा, एक बार सिर्फ नज़रों से निकालना पड़ेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ रटते हो तो बार बार रटना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सीख लिया ना तो बस एक बार आंखों से चला गया, चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। जाओ उन दिल की बातों पे, जल्दी जल्दी जाओ। गए, केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? जेड। जेड को देखा, सेम निकला, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम। ए कौन डिसाइड करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी को। ए को देखा, डिफरेंट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसी है? सेम। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो अगर हमें किसी बक्से के अंदर, हमें किसी कमरे में कुछ आइसोटॉप्स वाले लोगों को बिठा दिया जाए और उन्हें सेपरेट करना हो तो कैसे करोगे? फिजिकल प्रॉपर्टी से करोगे, क्योंकि यही तो डिफरेंट है। मैंने बोला ना, जो चीज़ हमने सीखी है बस वही तो अप्लाई कर रहे हैं, और वही तरीका तो एग्जामिनर चेक करता है। समझ गए? चलो तो भैया, ये है आइसोटॉप। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारी एनसीईआरटी में या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने आइसोटॉप्स हमें पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लो। कर लिया? कर दूँ गायब? जादू बताओ तुमको? ये हो गया जादू। अब मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ तुम्हें कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल है आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, 3 आइसोटॉप है। कौन कौन से? एक है प्रोटियम, एक है ड्यूट्रियम, और एक है ट्रिटियम। ये जो प्रोटियम होता है ना, इसको हम बोलते हैं 1H1, इसको हम बोलते हैं 1H2, या फिर D12 भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं 1H3 या T3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T3। ओके, अब देखो, हमारी केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री के अंदर 9 नंबर चैप्टर है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है। उसमें हाइड्रोजन की पूरी कहानी दे रखी है, उनके आइसोटॉप्स के बारे में कहानी दे रखी है। तो वहीं से मैं कुछ चीज़ें उठा रहा हूँ जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वहाँ पे पढ़ो या यहाँ पे पढ़ो, एक ही बात है। ठीक है,
तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एक क्या, ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को हम नॉर्मल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल हाइड्रोजन। इस ड्यूट्रियम को हम हैवी ड्राइवर बोलते हैं भैया। इसको हम क्या बोलते हैं? हैवी ड्राइवर, हैवी हाइड्रोजन। और जो टिट्रियम है, टिट्रियम, टिट्रियम तो गायब हो गया। ये जो टिट्रियम है, इस टिट्रियम को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। भैया टिट्रियम तो चला गया, बुलाओ इसको। ओ टिट्रियम आजा भैया, अब तो तेरी बहुत सी बातें करनी है मुझको। ये है 3 लोग, इन तीनों के जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है ये भी पढ़ लेना। अब इन तीनों में एक बच्चा आया, दौड़ा दौड़ा मेरे पास, बोला सर आप बोल रहे थे कि आइसोटॉप में जेड सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, लेकिन ए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। मुझे प्रूव करके दिखाओ सर, मुझे भरोसा नहीं आप पे, मुझे तो प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा भरोसा तो करना पड़ेगा तुझे, भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे वो बताऊंगा, मैं तुझे बता दूंगा, तू टेंशन मत ले। टेंशन तुझे नहीं लेनी है, तुझे तो सीखते हुए सवालों पे हमला बोलना है। चलो हम चेक करते हैं। इनके लिए जेड बताओ मेरे को, ये जेड ही तो है। ये क्या है? जेड। ये भैया क्या है? जेड। जेड कितना है? 1 1 1। तीनों में सेम है। जिस बच्चे ने सवाल पूछा था, बच्चा खुश हो गया, नाच रहा है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है? सेम। बच्चा जोर जोर से नाच रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सेम। भाई साहब बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ नाच रहा है, वो अलग स्टेप्स में नाच रहा है। चलो कोई नहीं, नाचने दो उसको, उसकी खुशी है, खुश हो रहा है वो कि सर ने जो बताया था उनको प्रूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसका क्या होता है? 1s1, इसका भी 1s1 और इसका भी 1s1। ठीक है, आप टेंशन मत लो यार, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में सारी चीज़ें, सारी मैं आपकी टिप्स पे करवा दूंगा, बस तो बस अच्छे से पढ़ते जाओ, अच्छे से। वैसे फ़िलहाल मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और शायद आगे मैथ्स और बायोलॉजी भी पढ़ाऊँ। पढ़ाने की तो इच्छा है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो तुम। फिलहाल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और अब हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे इसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? ए माइनस जेड। ए है 1, जेड है 1 0, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, और कुछ बचा है क्या? ए, इसमें कितना है? 1, इसमें 2, इसमें 3। जो बच्चा नाच रहा था, जो बच्चा नाच रहा था, वो थक गया नाचते नाचते, फिर भी नाच रहा है। ये हमने प्रूव कर लिया कि ये तीनों क्या है? आइसोटॉप है। ये तीनों क्या है? आइसोटॉप है। ये तीनों क्या है? आइसोटॉप है। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर मैं और कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आइसोटॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 हैं, कार्बन के 3 हमशक्ल है, 3 भाई है। सबसे छोटा भाई जो है उसका नाम है कार्बन C612, उससे बड़ा जो भाई है उसका क्या है? 6C13, और एक और इसका 6C14। ये सबसे बड़ा भैया है, ये इनका बड़ा भाई है, ठीक है।
ये है, आप इसमें चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। थर्ड है आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 3 है, सॉरी 2 है, 1735 और 1737, ये 2 लोग, ठीक है। ये 3 आइसोटॉप इंपॉर्टेंट है, जिनको ये तो 3 लोग आपको याद होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो बच्चा नाच रहा था, वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और बोला उसने मुझे एक कहानी सुनाई। वो बोला कि सर मैं कल जा रहा था तो मुझे हाइड्रोजन दिखाई दिया, लेकिन मैंने इसकी ओर ज़्यादा देखा नहीं, बस मैंने उसको एक बार देखा और फिर आगे चल दिया। फिर मैंने जब और आगे गया तो मुझे 1H2 मिला, तो मैंने उसको देख कर के थोड़ा सा हैरान रह गया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1H1 को देखा था, अब ये दूसरा कौन है जिसका वेट बढ़ा हुआ और हाइड्रोजन जैसा ही दिख रहा है। तो उसने बोला होगा कुछ भ्रम है, लेकिन जब थोड़ा और आगे गया तो इसको 1H3 मिला। जब वो थोड़ा और आगे गया तो उसको 1H3 मिला, तो इसने 1H3 को पकड़ा कानों से और पूछा कि भाई क्या है, तू बार बार भेस बदल के क्यों आ रहा है। वो बोला कि मैं तो अभी पहली बार आया हूँ। तो बच्चा बोला कि अभी तेरे से पहले 2 लोग चले गए, एक 1H1 गया, दूसरा 1H2 गया, अब तू आया 1H3, कौन है तू। वो बोला कि मैं तो हूँ 1H3 ट्रिटियम, और बाकी जो 2 गए वो मेरे दोनों भाई है, मेरे हमशक्ल है, मेरे ट्विंस है वो। तो फिर उसने बोला, उस बच्चे के दिमाग में एक सवाल आया कि भाई तुम 3 हो, और जब मुझे सवाल सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं किसका एटॉमिक मास लूंगा, तेरा लूंगा कि उस बीच वाले भाई का लूंगा कि उस छोटे वाले भाई का लूंगा। तो ये बोलता है तू मेरा भी ले लेना, उसका भी ले लेना और इसका भी ले लेना। तो बच्चा बोला ऐसे कैसे ले लेना, तेरा भी ले लेना, इसका भी ले लेना, इसका ले लेना। यानी इसके कहने का मतलब कुछ अलग था और उसके समझने का मतलब कुछ अलग था। तो इसका कहने का मतलब ये था कि तू मेरा भी ले लेना, इसका भी ले लेना और उसका भी ले लेना, यानी तीनों का एवरेज ले लेना। मतलब आइसोटॉप के अंदर हम एटॉमिक मास की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। किसकी बात करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास की। अब हम हाइड्रोजन के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं निकालते, हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूला निकालते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, जो हम हर जगह लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं फॉर्मूला। मैं मान लेता हूं एक एलिमेंट है, एक एक्स एलिमेंट है, और इस एक्स एलिमेंट के 3 भाई हैं, XA1, XA2 और XA3। 3 भाई हैं। ये जो तीनों है ना, ये तीनों कौन है? ये तीनों हैं आइसोटॉप्स ऑफ एक्स एलिमेंट। ये तीनों कौन है? आइसोटॉप्स ऑफ एक्स एलिमेंट। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस नेचर के अंदर, वो मैं मान लेता हूं कितना है, A⁻B⁻C, और ये हमें किस में लेना है? इन मोल। किस में लेना है? इन मोल। तो अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना, इसका एटॉमिक मास इनटू इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका एटॉमिक मास इनटू इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका एटॉमिक मास इनटू इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन, यानी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? A1 इंटू A प्लस A2 इन इसका एटॉमिक मास इंटू इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका एटॉमिक मास इंटू इसका कंट्रीब्यूशन
प्लस आगे और तुम्हें कोई मिल जाए तो उसको रख देना अपन टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है A प्लस बी प्लस सी। ये है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो याद कर लेना, सीख लेना, सिखाया भी है कैसे निकाला मैंने, ठीक है। अब जैसे मैं इस पे कुछ एग्जांपल लेता हूं, बाद में सवाल करवाऊंगा। अभी हमने क्लोरीन की बात की थी, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है। ये जो क्लोरीन है ये नेचर में इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 75% है और इसका जो है वो कितना है 25% है, ठीक है। इसका 75% है और इसका 25% है। तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं, 75 और 25 का रेशियो क्या होगा 3:1, और जो रेशियो है वो किस में है, मोल के अंदर, किस में है, मोल में, ठीक है। अब क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कुछ नहीं करना, इसका मास इंटू इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका मास इंटू इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 4। चलो निकाल के दिखाता हूँ तुमको, नहीं तो वो नाचने वाला बच्चा भी वापस आ जाएगा, नाचने वाला जो बच्चा वो वापस आएगा फिर परेशान करेगा, बोलेगा सर ये निकाल के दिखाओ सर, आप कैलकुलेशन करके दिखाओ सर। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या है 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1, टोटल कितना है 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 35.5। और हम क्या यूज करते हैं पता है क्लोरीन का, जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं ना तो एटॉमिक मास कौन सा लेते हैं, ये वाला, कौन सा, एवरेज वाला। ना तो हम ये लेते हैं और ना ये लेते हैं, हम लेते हैं एवरेज वाला, ठीक है। तो ये है आइसोटॉप की कहानी। देखो आइसोटॉप थोड़ा लंबा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। उसके बाद कुछ और है जिसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने आइसोटॉप को समझ लिया ना तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड लेते हैं, आइसोबार। क्या है आइसोबार, क्या है ये, द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, आइसोटॉप में क्या था, सेम एलिमेंट, इसमें क्या है डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स which have same A और different Z। उस पीछे वाले का उल्टा, उसमें Z सेम था, इसमें Z डिफरेंट है, उसमें Z A डिफरेंट था, इसमें A सेम है। मैंने क्या बताया आपको, उसमें भी वो दो चीज याद रखनी है और इसमें भी ये दो चीज याद रखनी है, बाकी हम निकालना सीखते हैं। सुनो, अगर Z डिफरेंट है तो Z और प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो भैया प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। अब बात रही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, जिसने रट्टा लगाया होगा, जिसने चीजें रटी होगी, वो जो है एन को यहां रखेगा। भैया एन यहां नहीं आएगा, एन यहां आएगा। कैसे आएगा एन सर यहाँ पे, वहां पे तो आपने एन को इसके साथ रखा था, आज ऐसा क्या हो गया आपको कि एन को इससे अलग कर दिया। अरे भाई सुन, अरे नाचने वाले भैया सुनो इधर, जो बच्चा नाच रहा है वापस आ जाएगा वो, इधर देखो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड। ये तो सेम है बट भैया ये डिफरेंट है, और ये डिफरेंट होने की वजह से ये भी तो डिफरेंट होगा ना,
तो n आ गया। मैंने क्या बोला, सिर्फ इन दो लोगों को तुम याद कर लो, बाकी अपना आप आपके जेब में आ जाएंगे, अपना आप आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी, डिफरेंट, क्योंकि जेड क्या है, डिफरेंट है। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714। ठीक है, इसमें चेक कर लो, जैसे इसमें चेक करता हूँ मैं जेड, तो जेड इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 7 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक करो 6 और 7, इलेक्ट्रॉन चेक करो 6 और 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो दोनों में डिफरेंट होगा। ए की बात करूँ मैं तो ए क्या है 14 है, और इसमें भी 14। देखो ए जो है वो सेम आ गया, बाकी सारी चीज़ें क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ये हो गया आइसोबार। और तीसरा हम लेते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है, तीसरा लेते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक, या इसको हम आइसोटॉनिक भी बोलते हैं या आइसोटोन भी बोलते हैं। आइसोटॉनिक, आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होता है, इसमें है द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विच हैव, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होता है, बाकी सारी की सारी चीजें, सारी सारी जेड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ए, इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ डिफरेंट होता है, सब कुछ। तो भैया इसमें सुनो, इसमें सिर्फ आपको ये वाली चीज याद रखनी है, बस एक चीज याद रखनी है कि बस एन सेम होता है, बाकी सब कुछ डिफरेंट होता है, सब कुछ। जेड भी डिफरेंट, पी भी डिफरेंट। ठीक है, अब सुनो, मुझे एक चीज बताओ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी करता है ए और केमिकल प्रॉपर्टी करता है जेड। अब ये दोनों ही डिफरेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिफरेंट होगी यार। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, ये है तुम्हारा आइसोन्यूट्रॉनिक। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है एग्जांपल, ब्रोमीन 511 और कार्बन 612। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना है मैं, तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें सेम होता है, चेक करके देख लेते हैं। दिस माइनस दिस, ए माइनस जेड, 11 में से 5 गए तो 6, और 12 में से 6 गए तो भी 6। जेड देखोगे, पी देखोगे, ई देखोगे, ए देखोगे, तो सब क्या डिफरेंट आएगा। जेड कितना इसमें 5, इसमें कितना 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, इसमें 6, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, इसमें कितना 6, इसमें ए कितना है 11 है, और इसमें कितना है 12। तो चीज कौन सी सेम है, ये वाली। मैंने बताया ना आपको, सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इसमें एन सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर, सॉरी ये सेकंड नहीं, ये थर्ड नंबर था, हम फोर्थ नंबर देखते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, आइसो डायफर्स।
आइसोडायफर्स स्पेलिंग गलत है। आइसोडायफर्स क्या होता है? आइसोडायफर्स द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव, आइसोडायफर्स किसे बोलते हैं? जिसके लिए n माइनस पी या a माइनस टू पी या a माइनस टू जेड सेम हो, बाकी सब कुछ क्या हो? डिफरेंट हो। a जेड ई पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब कुछ क्या हो? डिफरेंट हो सब कुछ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए जेड पी ई आर, ठीक है ठीक है। अब देखो ये जो n माइनस पी है आपको सिर्फ ये याद करना है, ये और दोनों एक ही चीज है, ये और ये दोनों एक ही चीज है। जरा देखो यहाँ पे देखो, ये n माइनस पी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है a माइनस पी तो क्या हो जाएगा? a माइनस टू पी, और p और z तो एक ही होता है तो p की जगह z लगा दो, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो आइसोडायफर्स का क्या मतलब है? जिसके लिए n माइनस पी की वैल्यू क्या हो? सेम हो। n माइनस पी की वैल्यू क्या हो? सेम हो, उनको बोलते हैं आइसोडायफर्स। अब इसमें z और a दोनों डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। आप चाहो तो लिख लेना लाइन, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसमें एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल है 1H3 B511 सोडियम 1123, इनके लिए हम n माइनस पी की वैल्यू निकालते हैं, n माइनस पी, ठीक है, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं? a माइनस टू जेड। तो इसमें a कितना है? 3 माइनस जेड का 2 टाइम्स कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 1। इसमें 11 में से 10 को माइनस कर दो, क्यों? 5 का डबल करना है, 11 का यहाँ पर डबल करना है। 23 में से 22 को माइनस कर दो, इसका भी 1 इसका भी 1, तो देखो सब में क्या है? सेम है। इसका मतलब ये कैसा है? आइसोडायफर्स। ये तीनों कैसे है? आइसोडायफर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये क्या होता है? स्पीसीज which have total number of electron same, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो। अब स्पीसीज की जगह, स्पीसीज का मतलब यहाँ एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। यानी एटम में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं और किसी आयन में भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्लोरीन माइनस और आर्गन, इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेक करूं मैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं तो इसमें कितने होंगे? 18, और इसमें भी कितने होंगे? 18। जैसे इसमें एक और एग्जांपल लूं मैं, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ClO4 माइनस, ठीक है। जब इन सब में तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे, तो सब में कितने आएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
आप काउंट करके चेक कर लेना। ठीक है, क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसके सवाल थोड़े ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? आइसोस्टर्स। सिक्स नंबर है आइसोस्टर्स। क्या होता है आइसोस्टर्स? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज which have number of atoms same। यानी आइसोस्टर्स किसको बोलेंगे? पहला तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए और दूसरा नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए? सेम। पहला तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होना चाहिए और दूसरा नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्टर्स स्पीसीज। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, N2O और CO2। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 14 इसके नाइट्रोजन के हो गए और 8 हो गए ऑक्सीजन के। तो 14 और 8 कितने हो गए? 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 22 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। पहली चीज हमने देख ली कि दोनों कैसी है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब मुझे देखना है कि ये आइसोस्टर्स है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं। वो तो है। और फिर देख लो टोटल एटम। इसमें टोटल एटम कितने हैं? 3। इसमें भी कितने हैं? 3। तो टोटल एटम कितने हैं? इसमें 3 और इसमें भी कितने हैं? 3। यानी ये 3 दोनों कैसी है? आइसोस्टर्स स्पीसीज है। ठीक है, अब हमने जो भी पढ़ा है उस पर कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, ये आपके सामने 2 सवाल है। ठीक है, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला है एन एलिमेंट हैव 3 आइसोटॉप्स। एक एलिमेंट है जिसके 3 सगे भाई है, 3 आइसोटॉप है और इन तीनों सगो भाइयों का, तीनों आइसोटॉप का जो वेट दे रखा है वो 10, 11 और 12 है। 10, 11 और 12 है। 10, 11 और 12 है। ठीक है, एंड देयर परसेंटेज ऑफ ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब है उपलब्धता, कि नेचर में किस कंट्रीब्यूशन में है, किस रेशियो में मिलते हैं। ठीक है, इन नेचर कितना है? 86, 10 और 4 रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट द एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट। कुछ नहीं है, सीधा कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पहले उठाओ। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला? इसका एटॉमिक वेट इनटू इसका परसेंटेज या इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो, प्लस इसका एटॉमिक वेट इनटू इसका कंट्रीब्यूशन, प्लस इसका एटॉमिक वेट इनटू इसका कंट्रीब्यूशन अपन जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो। ठीक है, तुम देखते हैं 3 है। पहले का जो है वो 10 दे रखा है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? 86, प्लस दूसरे का कितना दे रखा है? 11 और इसका कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? 10, प्लस कितना दे रखा है? 12 और दूसरे का कितना दे रखा है? तीसरे का कितना दे रखा है? 4। टोटल क्या कंट्रीब्यूशन इसका कितना है? 86 और 4 90, 90 और 10 कितना हो गया? टोटल 100। तो ये कितना हो गया? 860। ये होगा 860 प्लस 110 प्लस 48। तो ये कितना हो गया? 970 प्लस 48, 970 प्लस 48 डिवाइड बाय 100। अब क्या है, इनको ऐड करके डिवाइड कर लो। 970 और 48 कितना हो जाएगा? ये 8, 11 सिल 1018। तो 1018 में 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.18। ये आ गया इसका एवरेज एटॉमिक। एकदम सिंपल सवाल था। कुछ लोग तो इसकी लैंग्वेज देख के इसको छोड़ देते कि सर लैंग्वेज इतनी बड़ी, अब सॉल्व कैसे करेंगे। जितनी ज़्यादा लैंग्वेज होगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए इंफॉर्मेशन होगी यार।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है, Fe5626 एंड X30Y बोथ आर आइसोडाइफर्स। क्या है? आइसोडाइफर्स। इस तरह के आपको सवाल बहुत मिलेंगे। वो बोलेगा कि दो स्पीसीज है जो आपस में आइसोडाइफर्स है, दो स्पीसीज है जो आपस में आइसोन्यूट्रॉनिक है, या फिर वो है, तो फिर आपको उसमें से पूछेगा कि इसके एक्स की वैल्यू बताओ, इसके वाई की वैल्यू बताओ। तो अब जैसे यहाँ पे बोल दिया आइसोडाइफर्स, ठीक है, तो आइसोडाइफर्स में क्या होता है? आइसोडाइफर्स में इन आइसोडाइफर्स में क्या होता है, A-2Z यानी कि N-P क्या होता है, सेम होता है। तो कुछ नहीं करना, इसके लिए N-P और इसके लिए N-P इक्वल कर दो। तो इसके लिए क्या होगा, A-2Z, भाई दोनों चीज़ एक ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका A-2Z कितना होगा, 56 - 2 × 26 इक्वल टू, इसके लिए कितना होगा, y - 30 2 × 30। तो ये कितना है, 56 और ये 12 कितना हो जाएगा, 2 हासिल 5 y - 60। तो ये कितना हो जाएगा, 4 = y - 60। ये इधर जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 64, y की वैल्यू हो जाएगी 64। तो बस एकदम सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। मैंने चीज़ें सिखाई है, रटाई नहीं है। और आपने चीज़ सीखी हुई है कि आइसोडाइफर्स में हमें A-2Z की वैल्यू सेम रखनी है, तो दोनों के लिए वैल्यू हमने सेम कर दी, दोनों के लिए इक्वल कर दी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी। अब इस सवाल को वो कुछ इस तरीके से भी बना सकता है कि ये दोनों आइसोन्यूट्रॉनिक है। तो आइसोन्यूट्रॉनिक में क्या करना है, A-Z को इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है, क्लियर। अब एक और चीज, वैसे वो चीज़ तो फिजिक्स की है, लेकिन केमिस्ट्री में कभी कभी सवाल पूछ लेता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, या फिर आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हुए सवाल मिल सकते हैं। वो क्या है, वो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल से रिलेटेड। और इन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो न्यूट्रॉनिक, इस पर सवाल बना सकते हैं। हम सवाल भी लेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, देखो मान लो ये x एक एलिमेंट है, z और a, और ये जो एलिमेंट है वो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। जब भी एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो उस स्पीसीज के अंदर जो मास नंबर है उसमें 4 की होगी कमी, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें होगी 2 की कमी। क्या बोला मैंने, जब भी एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो जो स्पीसीज है उसके A में 4 की कमी और Z में 2 की कमी होगी। अब होगी, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी बताता हूँ। चेंज इन मास नंबर डिवाइड बाय 4, यह है अल्फा पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो A भी बदलेगा और Z भी बदलेगा। बात सही है तेरी, लेकिन भाई एक चीज सुन,
ये जो एलिमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल ही रिलीज करेगा, ये बीटा भी कर सकता है। जैसे पहले इसने अल्फा किया, बाद में इसने बीटा किया, तो बीटा में क्या होता है, जेड चेंज होता है, ए चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे जेड मान लो ये है किसी दूसरे में बदल गया और इसका जो जेड है वो -3xa-4 हो गया। ठीक है, अगर तुम इस फाइनल वाली स्पीसीज को देखोगे और इसको देख करके तुम अल्फा पार्टिकल निकालोगे, और तुम अगर इन दोनों को, इसको ना देख करके इसको देख करके अल्फा पार्टिकल निकालोगे, तो भैया तुम्हारा जो यहाँ से बीटा पार्टिकल निकला है ना, वो तुमसे मिस हो जाएगा। और हमें मिस नहीं करना है, सवाल गलत हो जाएगा, हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करें, तो एक ही चीज़ है कि ए जो है वो बीटा डी के होने के कारण या बीटा निकलने की वजह से ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी हम ए को यूज लेकर के निकाल सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो याद रखना, बस आप फॉर्मूला याद रखना कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकालना है, मास में चेंज ले लो और 4 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे पास आ जाएंगे। ये तो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। दूसरी बात, दूसरा नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स भी दो टाइप के, एक बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, मान लेते हैं ये एक एक्स एलिमेंट है, बीटा पार्टिकल में, बीटा पॉजिटिव में ए नहीं बदलता, लेकिन जो जेड है उसमें एक की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, एक की कमी हो जाती है। दूसरा है बीटा नेगेटिव, जिसमें क्या होता है, जैसे ये एक एक्स एलिमेंट है और इसमें से एक बीटा माइनस जो पार्टिकल है वो रिलीज हो गया, तो ए नहीं बदलेगा, जेड में एक की वृद्धि हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकालने के लिए, बीटा पार्टिकल निकालने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, देखो जुगाड़ क्या है, सुनो। सबसे पहले हम चेक करेंगे, जो भी हमें सवाल दे रखा होगा, जो भी हमें स्पीसीज दे रखी होगी, तो हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हैं। क्या चेक करना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने चेक करना है। अब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल चेक करना है, कर लिया। और अल्फा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो दो चीज़ बदलती है, ए और जेड। ठीक है, ठीक है। अब जब अल्फा पार्टिकल आ जाए तो फिर उस अल्फा पार्टिकल से ये चेक कर लेना, उस अल्फा पार्टिकल से ये चेक कर लेना कि अगर अल्फा पार्टिकल ही निकले होते, अगर कोई बीटा नहीं निकला होता, तो उस अल्फा के अकॉर्डिंग जेड में कितना बदलाव हुआ होता। जैसे मान लो 4 अल्फा पार्टिकल निकले, तो जेड कितना बदला होगा, 8 से, क्योंकि 1 में 2 तो 4 में कितने, 8 से बदला होगा। लेकिन अगर 8 से ज़्यादा है या फिर 8 से कम दे रखा है, इसका मतलब भैया बीटा पार्टिकल भी निकला है, बीटा पार्टिकल भी निकला है। वो पॉजिटिव निकला है कि नेगेटिव निकला है, वो डिपेंड करेगा इस जेड की वैल्यू पर कि वो 8 से छोटी है या 8 से बड़ी है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखो, इस पर एक सवाल, अच्छा सवाल है, चलिए देखिए, ये आपके एक सामने सवाल है। सवाल क्या है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। एक तो इस तरह की लैंग्वेज बन सकती है और दूसरा बन सकता है फाइंड रिलेशन इन पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट एंड डॉटर क्या होता है भाई, ये एक एक्स एलिमेंट है, इसने कोई पार्टिकल रिलीज किया अल्फा या बीटा, और तुम्हें कोई दूसरा मिल गया, रिलीज किया अल्फा और बीटा, तुम्हें कोई दूसरा मिल गया, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई और इसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। जो पेरेंट से बना वो डॉटर है, सिंपल। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, हम यहां पे इसने बोला है एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो मुझे बताओ
कि जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस में रिलेशन क्या होगा। चलो हम एक एक को सॉल्व करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ए को पकड़ो, अल्फा पार्टिकल निकालना है। मान लेते कि एक एलिमेंट है, एक अल्फा पार्टिकल निकालना है, तो ए में 4 की कमी और जेड में 2 की कमी। मुझे बताओ क्या ए और जेड दोनों के अंदर, क्या ए और जेड में समानता है, कोई सेम है? नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब आइसोटॉप तो नहीं हो सकता और आइसोबार भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई हो सकता है। हम आइसोन्यूट्रॉनिक चेक कर लेते हैं। आइसोन्यूट्रॉन के लिए क्या चेक करना होता है? जेड माइनस ए, सॉरी ए माइनस जेड। इसमें माइनस जेड करो, -4 माइनस जेड माइनस ए -2, ब्रैकेट हटेगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -4 माइनस जेड +2, तो ये कितना हो जाएगा? ए -4 माइनस जेड, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? नहीं है। ये भी गया, इसका मतलब आइसोडाइफर्स है। पहला कौन सा है? आइसोडाइफर्स है। कैसे है? चलो वो भी चेक करके दिखा देता हूँ। इसमें a -2z, इसमें -2z करो, a -2 इंटू जेड -2, तो कितना हो गया? a -4 -2z और +4, तो ये प्लस से प्लस गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये -2z, यानी ये कैसा है? आइसोडाइफर्स है। हो गया। ये पेरेंट और डॉटर दोनों कैसे हैं? आइसोडाइफर्स है। क्लियर? दूसरा देखना, दूसरा क्या है? एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि बीटा पॉजिटिव है कि बीटा नेगेटिव है। अगर आपको सवाल में ये ना बोले कि बीटा पॉजिटिव निकल रहा है कि बीटा नेगेटिव निकल रहा है, तो एक चीज़ याद रखना, हम उसको बीटा नेगेटिव मानेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला तो क्या मानना है? बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव। तो ये एक्स जेड, ये ए, यहाँ से बीटा या बीटा माइनस निकल रहा है। जब बीटा माइनस निकलता है तो जेड में एक की वृद्धि हो जाती है, ए नहीं बदलता है। तो ए दोनों में सेम है, मतलब कैसा है? आइसोबार है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या है? एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पॉजिटिव। मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं। सी क्या है? ये एक्स, ए, ये जेड। पहले इसने अल्फा निकाला, तो ये बन गया a -4 और जेड -2। फिर इसने 2 बीटा निकाले, ए नहीं बदलता नहीं है, और जो बीटा है उसमें क्या होता है? जेड में 2 की कमी हो जाती है, तो 2 की तो पहले थी और 2 और कर दी, तो कितनी हो जाएगी? 4। अब ये जो डॉटर न्यूक्लियाई और ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, उन दोनों में चेक करो। क्या करोगे? यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो एक बार, a माइनस जेड, तो यहाँ पे क्या होगा? a -4 माइनस जेड -4, तो ये जो 4 है इस 4 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? a माइनस जेड, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके लिए क्या है? सेम। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके लिए सेम हो गया, तो पीछे एक ही तो बचा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? आइसोटॉप हो जाएगा। आप निकाल के चेक कर लेना, इसके लिए जेड सेम आएगा। ठीक है, तो भैया ये इस टाइप का सवाल बन सकता है। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। अगर आपको ये जो मैंने पढ़ाया अगर आपको समझना है तो वीडियो को बार बार देखना, लेकिन सीखना, समझना, रटना मत। ठीक है, अब और डिस्क्रिप्शन में डीपीपी है, डाउनलोड कर लेना, सॉल्व कर लेना, और उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।